बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नवाब टुडे में खुशामदीद और सुबह बखैर। मैं हूँ एहतशामुर रहमान। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे किताब हिदायत से। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान रहम फरमाने वाला है। ये तो गोया याकूत और मरजान हैं, बस तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। क्या एहसान का बदला बजुज़ एहसान के कुछ और भी होता है, बस तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। और इन दो के अलावा और बाग भी हैं, बस तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। दोनों निहायत सरसब्ज़ शादाब, बस तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। सूरह अल-रहमान की आयत नंबर 58 तक 65 का तर्जुमा आपके सामने पेश किया गया। नाज़रीन, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे भी, आपको, हम सबको कुरान पाक पढ़ने, समझने, इस पर अमल करने और इसकी दावत पूरी दुनिया तक फैलाने की तौफीक भी अता फरमा दे। आज मंगल है 17 मुहर्रम उल हराम 1433 हिजरी 13 दिसंबर सन 2011 है। और आज के मौजूद मेहमान का आपसे तारुफ करा देते हैं। मोहतरम जनाब डॉक्टर मोहम्मद अजमल न्याजी साहब आज हमारे साथ स्टूडियोज में शरीक गुफ्तगू हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज डॉक्टर साहब? बिल्कुल ठीक है। और ये जो सूरह रहमान है ये बहुत खूबसूरत है। इसका आहंग भी, इसका रिदम भी, इसके अंदर अल्फाज का जो एक ख़ास बर्ताव रखा है अल्लाह ताला ने, बहुत खूबसूरत है ये। बिल्कुल सही। जन्नत के नज़ारे जो हैं वो बताए गए और फिर ये भी बताया गया इंसान को कि अब तुम किस किस नेमत को झुटलाओगे। इंसान जो है वो बहुत नाशुक्र है। अल्लाह ताला इंसान को बहुत ज़्यादा नवाजता है, लेकिन इंसान जो है वो उसका शुक्र अदा नहीं करता। अल्लाह ताला ये भी फरमा रहे हैं कि इस दुनिया को भी मैंने जन्नत बनाया है। इस दुनिया, ये भी दुनिया भी जन्नत है, मगर जो नाफरमा बरदार इंसान है उन्होंने इस जन्नत नुमा दुनिया को जहन्नुम बनाने की कोशिश कर रखी। राइट, तो बिल्कुल बहुत खूबसूरत अल्फाज। और इसके साथ ही हम अपनी लीड स्टोरी की जानिब बढ़ेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान में एक अहम कॉन्फ्रेंस हो रही है, आज उसका दूसरा रोज़ होगा। पहले दिन DGISI ने जो सुफरा की कॉन्फ्रेंस है उसमें ब्रीफिंग दी। उनका यह कहना था कि मुल्क की खुद मुख्तारी पर हमला जंग तस्वुर होगा। DGISI फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करने वाले लड़ाका तैयारे मार गिराएंगे अस्करी हुकाम। सफ़ीरों की कॉन्फ्रेंस में अमरीका नेटो से ताल्लुकात और खारजा पॉलिसी पर नज़रसानी पर गौर। हमले जैसे वाक़यात नाकाबिल कबूल, आइंदा जारहियत हुई तो जवाबी कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं हिना रबानी खर। कॉन्फ्रेंस के पहले रोज 3 सेशन हुए, जिसमें चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल खालिद शमीम वाई और DGISI जनरल पाशा ने ब्रीफिंग दी। नेटो ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की, दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशें कमजोर हुई, आइंदा ऐसे हमले बर्दाश्त नहीं करेंगे। कॉन्फ्रेंस में ब्रीफिंग, मुल्क की सलामती पर आंच नहीं आने देंगे हिना खर। सफीरों ने नेटो हमले की मजम्मत की, बाज़ ने अमरीका नेटो से कतई ताल्लुक की मुखालफत की दराए और खारजा पॉलिसी से मुतालिक सिफारिशात तैयार। वाजिद शमसुल हसन इस कॉन्फ्रेंस में तशरीफ नहीं लाए, जो कि बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर है, लेकिन इस हवाले से खबर भी है कि एबटाबाद कमीशन ने वाजिद शमसुल हसन को रवा माह के आखिरी हफ्ते तलब कर लिया। हुसैन हक्कानी कल पेश होंगे। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने बयान में कहा था, हो सकता है पाकिस्तानी हुकाम को एबटाबाद ऑपरेशन का पेश की इल्म हो। कमीशन का कानूनी माहिरीन से मुशावरत के बाद तलबी का फैसला। सबसे पहले डॉक्टर साहब, जो कॉन्फ्रेंस हो रही है आज उसका दूसरा रोज होगा, DGISI का बयान कि मुल्क की खुद मुख्तारी पर हमला जंग तस्वुर होगा और फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करने वाले लड़ाका या ड्रोन तैयारे मार गिराएंगे। आप समझते हैं कि बहुत खुशाइंद बयान है। इसमें पहली बात तो यह है कि जो हमारी अस्करी क़यादत है और जो सियासी क़यादत है उसके लहजे में, उसके तजज़िये में बहुत फ़र्क नुमाया नजर आता है। DGISI जो कहते हैं हम तैयारे मार गिराएंगे, और हिना रबानी खर कहती है कि हम जवाबी कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। तो ये ज़्यादा ही महफूज रख लिया है इन्होंने इस हक को। हिना रबानी खर जो है वो एक लड़की है, एक औरत है, उसकी नसाइयत, नस्वानियत और मुरव्वत और वज़ादारी भी उसमें होती है। मुकाबला करना जो है वो मर्दों का काम है, वो औरतों का काम नहीं है। तारीख में चंद औरतें हैं जिन्होंने मर्दानगी दिखाई है, वरना तो इनके लिए तो जनानगी का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। शेर रहमान साहिबा भी अमेरिका में जाके मर्दानगी दिखाएंगी और मुजाहरा करेंगी मर्दानगी। ये जनानियों का जो दौर हुकूमत है ये शुरू हो गया है, क्योंकि जितनी जनानियां इस दौर हुकूमत में है किसी दौर हुकूमत में नहीं थी। और मर्द तो अमेरिकी अस्पतालों में है, जाहिर है वो तो बीमार शिमार हैं जी। तो मसला ये है कि मेरा अपना ख्याल है कि 24 दिसंबर को ये नेटो सप्लाई बहाल कर देंगे, बहाल कर दी जाएगी। जी हाँ जी। क्रिसमस से एक दिन पहले आप कह रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं कि नेटो सप्लाई बहाल कर दी जाएगी। जी, मेरा ख्याल है, क्योंकि वो क्रिसमस पर तहाइफ भेजना चाहते हैं अमरीकी, उनको बड़ा ये इसराब लगा हुआ है कि हम कैसे करें। और फिर अफगानिस्तान में खलबली मची हुई है
ये खोखले बयानात हैं वहाँ पर, वहाँ के कमांडर्स के और नेटो फोर्सेस के जनरल्स के, कि हमें कोई परवाह नहीं है, वरना वहाँ तो मातूम है, वहाँ पर यानी मोस्टली ऑपरेशंस जो हैं वो स्टॉप कर दिए गए हैं और उनके पास खाने पीने को कुछ नहीं है। खंजीर और शराब नहीं पहुंच रही, इस वजह से वो तड़प रहे हैं। उनके पास तेल भी नहीं है और जो सारे खंजीर और तेल और सब कुछ खुराक जो पाकिस्तान से जाती थी और पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती थी। अब देखें ना, ये बड़ी ज्यादती की बात है। और समझते हैं कि क्या सिर्फ खोखले बयानात अमरीकी दे रहे हैं या पाकिस्तानी भी खोखले बयानात दे रहे हैं? क्योंकि एक छोटी सी खबर है लेकिन बहुत बड़ी अहमियत की हामिल है कि शुमाली वज़ीरिस्तान में अमरीकी जासूस तैयारों की निचली परवाजें, खौफ और हिरास फैल गया। गुज़श्ता रोज ड्रोन तैयारे जो है वो शुमाली वज़ीरिस्तान में परवाज करते रहे, लेकिन एक तरफ हम कह रहे हैं कि फ़िज़ाई हदूद की खिलाफवर्जी करने वाले लड़ाका तैयारे मार गिराएंगे, दूसरी जानिब ड्रोन तैयारे अभी भी परवाज करते रहे। सरहदी खिलाफवर्जी नहीं है? जब ड्रोन तैयारे पाकिस्तान से तो नहीं जाते, ये भी बहस शर्म है। और ये कितनी शर्मनाक खुशखबरी है, ये मेरे कालम को मान भी है, बात भी करेंगे। तो मसला ये है कि अब जब ड्रोन तैयारे पाकिस्तान से शिफ्ट हो गए हैं अफगानिस्तान में, तो जब वो अफगानिस्तान से आएंगे तो ये सरहदी खिलाफवर्जी नहीं होगी। और अगर ये ड्रोन तैयारे नहीं गिराते तो मेरा ख्याल है इन्होंने कंप्रोमाइज कर लिया है कि हम सरहदी खिलाफवर्जी पर सिर्फ चू चा चा चा। कंप्रोमाइज किस किस लेवल पर हो रहा है? क्या आप समझते हैं कि फौजी क़यादत और सियासी क़यादत की सोच डिफरेंट है? फौजी क़यादत जो है वो अब बिल्कुल खुलकर सामने आ गई है कि अमेरिका के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक अब नहीं रखना चाहिए और आइंदा उसकी खिलाफ वर्जी जो है वो दहशतगर्दी तस्वुर की जाएगी, जंग तस्वुर किया जाएगा। लेकिन सियासी क़यादत आप समझते हैं कि अभी भी कुछ डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए से प्रेशर में है और जैसा कि आपने फरमाया कि 25 दिसंबर से पहले यानी 24 दिसंबर तक नेटो सप्लाई बहाल कर दी जाएगी। अमेरिका इससे पहले क्या पाकिस्तान से माफी मांगेगा या कोई दियत या कोई और तरीका का इख्तियार किया जाएगा जिसके बाद ये पाकिस्तान को मजबूर किया जाएगा और बहाल कर दें? दियत तो इन्होंने रेमंड डेविस के हवाले से कर ली थी, वो तो उनके पास हाथ है। देखो ना, अब ये इतने शर्मनाक बयान दे रहे हैं हमारी अस्करी क़यादत, अपना ये फौजी का सियासी क़यादत के लोग, कि हमें अरबों डॉलर का फायदा होगा। ये फायदा है? ये तो गुलामी है, ये तो लालच है, ये तो हिर्स हवस है, ये किसी तौर पर खुद मुख्तारी नहीं है, न खैरत है, न नीयत है। आप समझते हैं कि पूरी पाकिस्तानी कौम जो इस वक्त सड़कों पर है, एहतजाज कर रही है कि इस जंग से निकले, नेटो को मुस्तकिल सप्लाई लाइन बंद कर दे। अगर 24 को ये सप्लाई लाइन खोल देते हैं तो फिर उसके बाद पाकिस्तान में क्या सिनेरियो डेवलप होगा? पाकिस्तान के अवाम के जज्बात कि पाकिस्तान में बगावत होगी। अच्छा, अमेरिका के खिलाफ बागियाना जज्बात का इजहार तो अब हो रहा है। अमेरिका मुर्दाबाद, गो अमेरिका गो जरदारी गो तो अब खत्म हो गया है मेरे ख्याल, वो तो दुबई चला गया, वो तो चले गए। हाँ, तो अब गो अमेरिका गो। और वैसे जब तक अमेरिका नहीं जाता हमारे मसाइल खत्म नहीं हो सकते और ये मौका है जो अल्लाह ने हमें दिया है। तहकीक तुम अल्लाह की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? बेशक। तो बाज़ वक़्त ये होता है कि वो कहते हैं कुब्बे वाली लत लग गई, कुब्बे वाली लत तो कमर ठीक हो जाती है। तो ये हमला जो है ये हमारे लिए नेमत गैर मुतरक्कबा है। ठीक, ये हमारे लिए नेमत है कि हम डट जाएं, हम गैरत करें और हम अभी अमेरिका को, पूरी कौम डॉक्टर साहब मुत्तहिद हो चुकी है अमेरिका के खिलाफ, लेकिन सिर्फ सियासतदान जो है मुत्तहिद नहीं है। इमरान खान साहब अमेरिका जाते हैं, वहाँ पर अमेरिकियों से बात करते हैं, लेकिन कहा यह जाता है कि फंड रेजिंग कैंपेन के लिए अमेरिका बरतानिया के दौरे करें, लेकिन हकीकत हाल कुछ और है। इसके अलावा हमने देखा नवाज शरीफ साहब खुलकर अपने कारकुनान को नहीं ला रहे, अभी भी सड़कों पर MKM अमेरिका के खिलाफ सड़कों पर नहीं ला रही, काफ लीग सड़कों पर नहीं ला रही, ANP सड़कों पर नहीं ला रही है। आप किस तरह से देख रहे हैं तमाम सियासी जमातों की? तमाम सियासतदान जो हैं ये अमेरिकी एजेंडे पर एक हैं, इनको आपस में भी अमेरिका लड़ाता है, ये आपस में भी अमेरिका के लिए लड़ते हैं, लड़ते झगड़ते हैं। अच्छा, ये जंग ज़रगरी है, देखे ना, अमेरिका घोड़े तैयार रखता है अपने घोड़े, और ये घोड़े का लफ्ज़ जो है ये हमारे सियासतदान जो है ये काबिल कबूल है इनके लिए। अच्छा, पहले हुक्मरान का अंजाम देखते हुए हमारे घोड़े तो अब ऐवान सदर में होते हैं, इबरत नहीं, अस्तबल वहां पे होते हैं। देखे ना, वज़ीर आज़म को फांसी दे दी गई, वज़ीर आज़म साबिक़ वज़ीर आज़म को गोली मार दी गई, लेकिन इसके बावजूद भी वज़ीर आज़म बनने की कतार जो है वो लंबी होती चली जा रही है। कैसा इबरत का निशान है। ये लोग क्या हैं? मैं समझता हूँ कि इनको ये समझना चाहिए कि अमेरिका तुम्हारा कारसाज नहीं है, कारसाज सिर्फ खुदा की ज़ात, अल्लाह की ज़ात है और अवाम है। देखें इत्शाम, मैं ये बिल्कुल कैटेगरी कह रहा हूँ कि अवाम का मुकाबला अमेरिका नहीं कर सकता, ये अमेरिका को भी समझना चाहिए। वो कब तक हुकाम को अपना गुलाम बनाएगा, वो
पाकिस्तानी अवाम को, वो मुसलमान अवाम को गुलाम नहीं बना सकता। तमाम आलम इस्लाम में जितने हुकाम हैं वो गुलाम हैं, जितने अवाम हैं वो एंटी अमेरिका है। अच्छा, ओबामा ने कल से एक नई कैंपेन शुरू की है, इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दिया। उसमें बयान उन्होंने दिया कि इराक जंग इस माह खत्म हो जाएगी, अफगानिस्तान में अलकायदा को शिकस्त देना होगी, इराकी फोर्सेज ने कंट्रोल संभाल लिया, आखिरी अमरीकी दस्ता जा रहा है, कोई मुल्क इराक के मामलात में मुदाखलत ना करे। और ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान में भी उनको बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। दो जानिब एबटाबाद ऑपरेशन को अब वो अपनी इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा बना रहे हैं कि वहां पर हमने उसामा बिन लादेन को मारा था। अब आप देखें कि सदर बुश के दूसरे इलेक्शन के लिए उसामा की जाली तकरीर चलवाई गई थी तो वो जीत गया था। अब उसामा के लिए, ये ओबामा के लिए भी कोई ना कोई ड्रामा तो करना था। ओबामा और उसामा तो ये तो भाई भाई लगते हैं दोनों। मेरा ख्याल है ओबामा को जितवाने के लिए उसामा जो है मैदान में है, यानी इन्होंने जिंदा उसामा से भी काम लिया है और मुर्दा उसामा से भी। और एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट के हवाले से अभी आना बाकी है, लेकिन मिर्जा असलम बेग साहब का बयान भी आ चुका है कि वहां पर जो बंदा मारा गया उसामा बिन लादेन हरगिज नहीं था, बल्कि उनकी फैमिली पहले से वहां पर रह रही थी। उसामा बिन लादेन इससे पहले कहीं मारा जा चुका है, लेकिन इस वक्त का तयन किया गया अमरीकी सदर की पॉलिटिकल कैंपेन को लॉन्च करने के लिए, आइंदा इंतखाबात में कामयाबी के लिए। और इसमें आप समझते हैं कि पाकिस्तानी हुकाम ने उनसे भरपूर ताउन किया। बिल्कुल, जिन्हें सरदारी ने उसके हक में कालम लिखा अमरीकी अखबार में, और हमारे कठपुतली वज़ीर आज़म गिलानी ने बाकायदा मुबारकबाद दी अमेरिका को कि हमारी ज़मीन को तुमने छेद डाला, हमारी सरहदी खिलाफवर्जी की तुमने, तुम बड़े अंधाता हो और बड़े ज़बरदस्त हो, और हम तुम्हें मुबारकबाद पेश करते हैं। वाजिद शमसुल हसन साहब क्यों नहीं आए इस कॉन्फ्रेंस में, और जिन्होंने ये बयान दिया था कि एबटाबाद के वाक़े का, 2 मई के वाक़े का पाकिस्तानी हुकाम को इल्म था। CNN को उन्होंने वो डर गए, हुसैन हकामी का अंजाम देखकर वो डर गए। और मेरा ख्याल है कि वाजिद शमसुल हसन का भी ऐसा ही अंजाम होगा। वाजिद शमसुल हसन भी हुसैन हकानी की तरह एक मोहरा है जरदारी का, और यूरोप में उसके साथ इसके रहमान मलिक के भी रवाबत है वाजिद। और वाजिद शमसुल हसन लाखों डॉलर के मकान में रहता है, इतने महंगे मकान में अमेरिका का सफीर भी नहीं रहता जिसमें हमारा पाकिस्तानी वाजिद शमसुल हसन साहब रहते। जी हाँ, और वाजिद शमसुल हसन वहाँ पर यानी थोक के हिसाब से वीज़े जो है वो भारतीयों को दे रहा है और अंग्रेज़ों को दे रहा है, जिससे हुसैन हकानी ने किया। हुसैन हकानी और वाजिद शमसुल हसन का अमल जो है वो किसी तरह मुख्तलिफ नहीं है, ये दोनों एंटी पाकिस्तान है। मैं नहीं समझता कि वाजिद शमसुल हसन बरतानिया में रहता था और बरतानिया में रहते हुए वो पीपल्स पार्टी का काम करता था, जिस तरह हुसैन हकानी करता था। हुसैन हकानी को सफीर बना दिया अमेरिका का, वाजिद शमसुल हसन को हाई कमिश्नर बना दिया बरतानिया का। और हुसैन हकानी की बात की आपने, तो अमेरिकी सफारतकारों ने हुसैन हकानी साहब से वजीर आजम हाउस में मुलाकात की है, इसकी जरूरत क्यों पेश है? और अभी वजीर आजम हाउस में बैठे हुसैन हकानी क्या कर रहे थे, जो कि मुस्ताफी हो चुके हैं? देखिए, बरसों के बाद तुम पाकिस्तान में आए हो तो तुम अपनी बीवी के पास रहो, फरहान असफानी के पास। और ये तो बड़ी जुदाइयां दी हुई हैं तुमने अपनी बीवी को, ये तो बड़ी ज्यादती की बात। वज़ीर आज़म हाउस में रहने के क्या तुक है? और वज़ीर आज़म गिलानी जो है एक ऐसे सफ़ीर से जिसके लिए वो क्रेडिट लेता है कि मैंने उससे इस्तीफा लिया है, उसको अपने घर में रखा हुआ है। तो ये तो कुछ ऐसे मैं समझता हूँ भेद हैं और राज हैं कि जो किसी तौर भी पाकिस्तानी सरजमीन के हक में नजर नहीं आते। एक बात मैं सिर्फ एक जुमला कहूँगा कि ये जो नेटो सप्लाई होती है इसके लिए कोई तहरीरी माहिदा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये ज़बानी गुलामी है। अच्छा, अब देखें कि ये कितनी बेखैरत हुकूमत है। ये भी मुशर्रफ की भी, मुशर्रफ के दौर में भी जब उसने कॉलोन पावल के टेलीफोन पर ढेर होकर लेट कर तमाम बातें मान ली थी, उस वक्त भी ये कैंपेन चली थी हमारे मीडिया में। हमारा मीडिया जो बड़ा बहादुर बनता है, तो मुझे इससे भी खिलाफ है, मैं मीडिया के सामने ये बात कर रहा हूँ कि ये नहीं होना चाहिए। तो उस वक्त मीडिया में भी ये कैंपेन चली थी कि हमें अरबों डॉलर का फायदा होगा, हम अगर अमेरिका की हिमायत करेंगे तो खून बरसेगा डॉलरों का। तो मीडिया के भी तो अपने मफादात होते हैं, बहुत सारी जो है वो लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है मुख्तलिफ जगहों पर। कुछ मज़ीद खबरें हम शामिल करना चाहेंगे। नेटो हमले के खिलाफ पंजाब, और बात यह है कि डॉलर कहाँ है, अब भी डॉलरों की बात हो रही है। तो जनाब, जहाँ जमीन की बात होती है, कौमी हमीयत की बात होती है, कौमें फरोख्तन तो शेरजा फरोख्तन, तुमने कौम बेच दी और बड़ी सस्ती करके बेची। चले बेच देते, लेकिन इसकी कीमत तो अच्छी लेते। बेशबहा चीज है ये, बिला कीमत चीज है, लेकिन तुमने इसे जलील किया क्योंकि तुम समझते नहीं कि ये जमीन हमारी है, तुम ये समझते नहीं कि ये वतन हमारा है। तुमने इसे मादर वतन समझते हो, न इसे माँ धरती समझते हो, और तुम इसे औने पौने बेच रहे हो, और ये बड़ी ज्यादती की बात है। राइट, नेटो हमले के खिलाफ नाज़रीन खबर है कि पंजाब और बलूचिस्तान असम्बलियों में करारदादें मंजूर की गई। शोहदा के लिए फातिहा ख्वानी, सदर की सेहत के लिए दुआ। पंजाब असम्बली में करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर की गई। नेटो हमला मुल्की सालमियत पर हमला है।
राना सना। बेगम नुसरत भुट्टो के लिए भी दुआ मगफिरत। 9 मुंतखब अरकान खिजर हयात खग्गा और एहसान चौधरी ने हलफ उठाया। अरकान के नारे। करारदाद में पाक फौज के साथ इजहार यकजहती भी किया गया। बलोचिस्तान असम्बली में मौलाना अब्दुल वासे जमरुक खान और दीगर अरकान ने मजम्मती करारदाद पेश की। नेटो सप्लाई मुअत्तल रखने का फैसला बरकरार रखने का मुतालबा किया गया है। एक तरफ यह करारदाद है, दूसरी जानिब अमरीकी और बरतानवी सफीर भी बहुत मुतहरिक हुए हैं। खबर यह है कि नेटो सप्लाई के लिए पाकिस्तान का कोई नेमुल बदल नहीं, यह कहना है बरतानवी हाई कमिश्नर का। तवक्को है जल्द बहाल होगी। कैमरॉन मंटर, सप्लाई के हवाले से फैसला करना पाकिस्तान का हक है। 24 पाकिस्तानियों की शहादत बड़ा सानिया है। दुनिया पाकिस्तानी कौम के जज्बात को समझे। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी उसके मुफादात के ताबे होनी चाहिए। एडम थॉम्सन, शर्मिंदा है, तहकीकात से कबल मुआफी नहीं मांग सकते। हमला पाकिस्तान अमेरिका मुश्तरका मैकेनिज्म की नाकामी से हुआ। रेमंड डेविस से तहकीकात होगी। आफिया के हवाले से कुछ नहीं कह सकता। मेमो स्कैंडल पाकिस्तान का दाखिली मामला है। अमरीकी सफीर कैमरॉन मंटर के बयान पर वो हिना रबानी खैर से मुलाकातें कर रहा है, मुलाकातें कर रहा है, तो क्या मतलब है इसका? मैं समझता हूँ कि किसी सफीर को इस तरह वज़ीर ख़ारजा के साथ मुसलसल मुलाकातें जो है वो नहीं करनी चाहिए। ये बड़ी ज्यादती की बात है। और मैं ये समझता हूँ, जब मैं बात कर रहा हूँ, अगर कोई मर्द पाकिस्तान का कोई वज़ीर ख़ारजा होता तो इतनी मुलाकातें होती ना होती। सरदार आसिफ अहमद अली जैसा आदमी इस वक्त भी पीपल्स पार्टी में मौजूद है। और आप देखें कि जब वो पीपल्स पार्टी में नहीं था तो बेनज़ीर भुट्टो ने उसे वज़ीर ख़ारजा बनाया हुआ था, लेकिन अब वो असम्बली में है, पीपल्स पार्टी में है। इसके बावजूद शाह महमूद कुरैशी को वज़ीर बनाया गया। शाह महमूद कुरैशी जब कहता है कि जी हुसैन हक़ानी हमारी बात नहीं मानता था, तो तुम उस वक्त जब वज़ीर ख़ारजा थे तो यह बात नहीं कर सकते थे। यानी हमारे जो मुल्क की तारीख है वो सारी की सारी बेगैरती पर मुश्तमिल है। वज़ीर ख़ारजा बात कर रहा है। अब जब तुम वज़ीर ख़ारजा थे शाह महमूद कुरैशी साहब, तो तुमने उस वक्त क्यों नहीं बात की? अब तो तुम कहते हो कि मैं शाह महमूद ग़ज़नवी हूँ, शाह महमूद कुरैशी नहीं हूँ। तो तुमने 17 हमले नहीं करने, तुम पहले हमले इनमें ढेर हो जाओगे। तुम महमूद ग़ज़नवी बन नहीं सकते, और शाह महमूद कुरैशी को महमूद ग़ज़नवी का नाम भी नहीं लेना चाहिए। ये तौहीन है। अच्छा, मैं ये समझता हूँ यानी एहतशाम कि इस पर बहस भी नहीं होनी चाहिए। दो टोक जवाब दे देना चाहिए कि नेटो सप्लाई जो है वो बहाल नहीं होगी। अच्छा, शमसी एयरबेस के खाली होने पर ये खुशियां मना रहे हैं, क्या ये खुशखबरी है? मैं इस पर बात करूंगा। जी हाँ, बिल्कुल, उस पर हम आपसे राय भी लेंगे, लेकिन अभी जो हम आपने शाह महमूद साहब का जिक्र छेड़ दिया तो हम तहरीक इंसाफ की भी बात कर लें। एक खबर है कि इस्लामाबाद में परवेज खटक की शमूलियत पर तहरीक इंसाफ के 2 ग्रुपों में जबरदस्त तसादुम। मरकजी दफ्तर मैदान जंग बन गया। कई कारकुन जख्मी। डंडों लाठियों कुर्सियों का आजादाना इस्तेमाल। वज़ीर आपाशी खैबर पी के करप्शन में मुलव्वस है। मुखालिफ ग्रुप का मौके परवेज खटक के हामियों को सेक्रेटेरिएट से निकालने की कोशिश। और फिर खबर यह है कि असगर खान साहब तहरीक इस्तिक़लाल की सदारत से मुस्ताफ़ी होकर इमरान खान की हिमायत का ऐलान कर दिया। इमरान खुश फहमी में ना रहें, आम इंतखाबात पे धांधली की जाएगी। साबिक एयर मार्शल। लेकिन सवालिया निशान इमरान खान साहब के हवाले से बहुत आ रहे हैं कि क्या तहरीक इंसाफ परवेज मुशर्रफ के दौर में बनने वाली काफ लीग का कोई मुतबादिल सियासी जमात है कि हर जगह से लोग इकट्ठे होकर अब तहरीक इंसाफ में आ रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब अमेरिका और MKM के खिलाफ क्यों खामोश हैं? नवाज लीग के खिलाफ बात कर रहे हैं, दूसरी कुव्वतों के खिलाफ बात क्यों नहीं करते? इस सवाल का आपसे जवाब। देखिए, मैं समझता हूँ कि इमरान खान जो है वो एक आखिरी उम्मीद है। हमारे एक दोस्त हैं तौफीक भट्ट, कालम लिखते हैं नवाब वक्त में, अजीब बात लिखी उन्होंने कहा जी कि इमरान खान चूंकि आखिरी उम्मीद है, इसलिए मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह करे जो कामयाब ना हो, क्योंकि अगर आखिरी उम्मीद ही खत्म हो गई तो फिर तो सब कुछ खत्म हो गया। एक यहूदी था तो उसकी एक चवन्नी गुम हो गई, उसने बड़ा तलाश किया, बेचारे को मिलती नहीं थे, तो किसी ने कहा कि भाई अपनी जेब में भी देख लो। उसने कहा कि मैं जेब में नहीं देख सकता, अगर वहां भी ना हुई तो मेरा क्या बनेगा। तो इमरान खान जो है मैं समझता हूँ कि वह तोड़ देगा लोगों को, वो उनको अंदर से बर्बाद कर देगा अगर न किया। देखिए, उसे इनकलाबी जमात का सरबराह बनना चाहिए था, मगर वो एक रवायती सियासी जमात का सरबराह बनता जा रहा है। उसका लहजा, उसकी जुबान, उसके बयानात बिल्कुल वैसे ही हैं जो पाकिस्तानी सियासतदान के होते हैं। तो क्या क्या मुख्तलिफ है उसमें? वही इल्ज़ाम की सियासत, वही इनाम की सियासत और वही इंतकाम की सियासत। बच्चे से सबर को कराची में जो वो जलसा हम आज करना जा रहे हैं, इस हवाले से भी बताइएगा। मैं समझता हूँ कि MKM की हिमायत भी हासिल होगी उन्हें। जाहिर है कि MKM के खिलाफ उसने बोलना छोड़ दिया है। अब देखे ना, क्या यही साबित कदमी है? क्या यही उसूली सियासत है कि तुम MKM के खिलाफ लंदन में गए थे कागजात लेकर, उसके बाद खामोश हो गए? राइट डॉक्टर साहब, हमें एक ब्रेक के लिए जाना है। ब्रेक से वो भी खामोश हो गया। जी बिल्कुल, माजरत के साथ कदगलामी होती है। चीफ जस्टिस साहब का बयान, भुट्टो ट्रायल केस के हवाले से खबर, दूसरी जानिब खवातीन के हकूक़ के बिल के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन पहले एक ब्रेक। आप हमारे साथ रहिएगा।
नाज़रीन, नवाब वक्त टुडे में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद अजमल नियाज़ी साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। बहुत अहम गुफ्तगू हो रही है और डॉक्टर साहब की इजाज़त से हम चीफ जस्टिस साहब का बयान शामिल करना चाहेंगे जो कि भुट्टो रेफरेंस केस के बारे में उन्होंने दिया। उन्होंने फरमाया है कि सिर्फ इतना कह सकते हैं भुट्टो ट्रायल अच्छा नहीं था, अब हीरो बनने वालों ने पहले जुर्रत क्यों ना की। चीफ जस्टिस भुट्टो रेफरेंस केस, अहमद रजा कसूरी को नोटिस जारी। रेफरेंस को रीविजिट कर सकते हैं और नहीं भी किया जा सकता। आप कहते हैं कि मुकदमे में जज मुतासिब थे, भुट्टो को इंसाफ नहीं मिला, मगर हमने अपना दायरा कार भी देखना है। जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का बाबर अवान से मुकालमा, यह रेफरेंस सुना जाना और रीविजिट इसलिए जरूरी है कि बाज जजों ने इंसाफ के तकाजों को बालाए ताक रखा, जिसका जिक्र खुद भुट्टो ने किया था। बाबर अवान, अहमद रजा को नोटिस का फैसला इत्तफाक राय से हुआ। और इसी से रिलेटेड राना सनाउल्लाह साहब का बयान है कि बेनजीर के कातिल पकड़ने का आगाज बाबर अवान की गिरफ्तारी से होगा, वही वादा मुआफ गवाह बनकर कातिलों को कटहरे में लाने का सबब बनेगी। लेकिन पहले भुट्टो रेफरेंस केस, अहमद रजा कसूरी साहब को नोटिस जारी। ये बड़ा अहम है। देखिए ना, पीपल्स पार्टी की हुकूमत आगाज ही से सुप्रीम कोर्ट को बदनाम करने की कोशिश कर रही है और ये भी मेरे ख्याल आखिरी हरबा है। इस तरह वो अदालती कत्ल, मतलब अदालती कत्ल की इस्तेलाह जो है वो इन्होंने की है। यानी अदालत फौज को जलील करने की कोशिश की, सियासतदानों की पगड़ियाँ उछाली और मैंने भी पगड़ी बांधी हुई है, तो सुप्रीम कोर्ट को ख़राब किया। हर इदारे को तबाह करने की कोशिश उन्होंने की है और ये अदालत को कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि अदालत, हमारी अदालत ने भी इसका माजी जो है वो इतना शानदार नहीं है। मेरे ख्याल में अगर चीफ जस्टिस मुनीर, जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट था, वो गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद के इस फैसले के खिलाफ फैसला देता कि असम्बलियाँ तोड़ना जो है वो ठीक नहीं है, तो मार्शल्लाह हमेशा के लिए दरवाजा जो है वो उसका बंद हो जाता। तो ये सब कुछ अदालतों का किया था। लेकिन अब अदालत जो है वो अगर मैदान में आई है, अब अदालतें आज़ाद भी हैं और कभी भी अदालत जो है वो किसी जर्नैल की हिमायत नहीं करेगी, क्योंकि चीफ जस्टिस ने जनरल मुशर्रफ के खिलाफ बात की। किसने बात की जनरल मुशर्रफ के खिलाफ? बेनजीर भुट्टो तो बाहर बैठी हुई थी, नवाज शरीफ भी बाहर बैठा हुआ था। अब वो हमायत कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के। यहाँ पे ये कहा जाता है इस मामले में कि यस सर कहने में कामयाबी है, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नो सर कहकर जो है वो एक ऐलान जिहाद किया था उस डिक्टेटर के खिलाफ। मैंने पहली बात की थी कि मुल्तान में चीफ जस्टिस आया हुआ था, तो बहुत बूढ़ा आदमी, कोई 90 साल से ऊपर का था, वो लाठी टेकते हुए जा रहा था। तो उन्होंने कहा कि बाबा जी तुसी की करते पे हो, डिगो के थे। उन्होंने कहा नहीं, मैं उस बंदे को देखने आया हूँ जिसने वर्दी वाले जर्नैल को नो कहा है। राइट, तो ये चीफ जस्टिस वो था जिसके लिए कहा कि चीफ तेरे जानसार बेशुमार बेशुमार। लेकिन मैं ये भी बड़े अदब से कहूँगा कि चीफ जस्टिस को भी सुप्रीम कोर्ट की जो इज्जत है, मकाम है, उसको कायम रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के लिए जानबदारी की जो मुहिम चलाई जा रही है उसके खिलाफ उसको डट जाना चाहिए। और इसमें भी ट्रायल जो है ये भी मैं समझता हूँ कि नेगेटिवली किया गया है, वरना बेनजीर भुट्टो 2 दफा आई थी, तो उस वक्त क्यों नहीं किया गया? बड़ी आसानी नहीं हो सकता, डोगर कोर्ट ने करना चाहिए था, जरदारी अपने पहले दिनों में ये करता। ये सदारती दरखास्त उस दिन आई जब नजर सानी का फैसला आ चुका था एनआरओ के हवाले से, और उससे अगले दिन ही ये दरखास्त फाइल कर दी गई, दायर कर दी गई। इस काम से हमारी हुकूमत ये फैसला लेना चाहती है कि अदालत कहे कि ये हमने गलती की थी, तो वो कहेंगे पहले करते तो अब भी करते हैं। जी डॉक्टर साहब, कुछ कॉलर हैं आपकी इजाज़त हम शामिल करना चाहेंगे। पहले कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब कहाँ से हैं? वालेकुम सलाम, उमैर बोल रहा हूँ रावलपिंडी से। जी उमैर साहब फरमाइएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पीपल्स पार्टी पंजाब के इससे करना चाह रही है, इससे अवाम के कौन से मसाइल हल हो जाएंगे? अब मैं ये कहता हूँ खैबर पख्तूनख्वा नाम रख के सराद के कितने मसले हल हो गए। मैं ये कहता हूँ कि ये पीपल्स पार्टी के नसीब में शायद अच्छा काम है ही नहीं। सरदार आसफ अली की यहाँ पर बात की नियाजी साहब ने, मैं इनको बता दूं कि जो गलत जुबान पाकिस्तान के लिए वो 5-6 दिन पहले एक प्रोग्राम में कर रहे थे, वो प्रोग्राम जरा सुन ले। उन्होंने ये भी कहा था कि पाकिस्तान पर हमला क्यों नहीं होगा। वहां से जब यहाँ से लोग वहां हमला करने जाते हैं तो वो क्या पाकिस्तान को फूल देंगी? यानी कि इस तरह की गलीज जुबान इस्तेमाल कर रहे थे आसफ, सरदार आसफ। राइट उमैर साहब, थैंक यू वेरी मच। अभी हम इस पर भी बात करते हैं। रफीक साहब हैं विहाड़ी से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रफीक साहब, हमें लाइन ड्रॉप होगी। जो उमैर साहब ने जो बात उठाई है, पहले तो पंजाब के टुकड़े और सराइकी सूबा बनाने की जो बातें हो रही है, इससे मुल्क को क्या फायदा होगा? मैं कहता हूँ कि सरदार आसफ अहमद के बारे में मैंने वो प्रोग्राम नहीं सुना। मैं सिर्फ ये बात कर रहा था औरत और मर्द के मुआवजे की। मेरा कोई सरदार आसफ अहमद के बारे में बहुत अच्छा ख्याल नहीं है। मैं समझता हूँ ये सारे एक जैसे हैं। ये भी वजीर शीर है,
वज़ीर तालीम रहे सरदार आसिफ अहमद अली, हालांकि ये वज़ीर खारजा के उम्मीदवार थे। ठीक। तो इनमें कोई आदमी ऐसा नहीं है कि जिसके बारे में क्या कहा जा सके कि वो वतन दोस्त है। ये अपने दोस्त भी नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये वतन खुदा न खास्ता ये वतन, मैं वो अल्फाज कह नहीं सकता, ये वतन है तो सरदार अहमद अली और ये शाह महमूद कुरैशी और ये सारे लोग वजीर शजीर हैं, वजीर शजीर। तो ये 4 महीने वजीर रहते हैं और फिर सारी उम्र साबिक वजीर के तौर पर गुजार देते हैं, ये ऐसे लोग हैं। बिल्कुल सही, ये वतन है तो ये सारे ओहदे भी हैं, मुराद भी हैं। डॉक्टर साहब कॉलर है हमारे साथ, बाबर साहब हैं भक्कर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। जी बाबर साहब फरमाइएगा। सर मैं ये बात बताना चाहूंगा कि हम इतने बेगैरत और इतने कमीने हैं, अमेरिका ने हमारे 24 फौजी शहीद किए, हम कुछ भी नहीं कर सके। और ये जरदारी जो सबसे बड़ा कमीना है। मैं जी थैंक यू वेरी मच बाबर साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने अपने जज्बात का लेकिन थोड़ा सा ये ज्यादा सख्त जुमले अल्फाज ना करें। बात करनी चाहिए लेकिन जुबान सही इस्तेमाल, जुबान सही इस्तेमाल। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो बातें करते हैं हमारे सियासतदान वो गलत नहीं होती, मगर उसके लिए जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, वो जो जुबान इस्तेमाल करते हैं उस पर एतराज है। राइट। और उस पर कंट्रोल कर लिया जाए। मेरे आका व मौला रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि तुम्हारे 2 होंठों में और दांतों के दरमियान जो चीज़ है, जो उज़्व है जुबान, उस पर कंट्रोल रखो, क्योंकि तलवार के जो जख्म है वो भर जाते हैं मगर जुबान के जख्म जो है वो नहीं भरे जाते। ये भी फरमाया कि गोश्त के 2 लोथड़े, एक जुबान और एक दिल, अगर ये सही होंगे तो पूरा जिस्म जो है वो सही फंक्शन करना शुरू कर देगा, मामला खराब नहीं होंगे। मिसेस जावेद साहिबा भी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम भाई, ये बिल्कुल सही बात है कि हमारी जनरल पाशा साहब ने बहुत अच्छी बात की कि ये लाने जंग होगा, जब एक्शन होगा अमेरिका की तरफ से, हमें इस वार से निकलना चाहिए। हमारी सियासी क़यादत जो है वो कोऑपरेट कर रही है, वो प्रेशर में नहीं है, वो बाकायदा अमेरिका से सियासी क़यादत का कोऑपरेट कर रही है और उनसे कोऑपरेशन ले रही है और खुद भी कोऑपरेट कर रही है। इस जंग से हमें निकलेंगे तो हम कोई प्रोग्रेस कर सकेंगे और कोई प्रॉपर जिसको कहते हैं प्रॉपर काम शुरू करें। बहुत शुक्रिया मिसेस जावेद साहब। अभी हम बात करते हैं इस जंग से निकलना चाहिए। सुफियान साहब ये लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सुफियान साहब फरमाइएगा। डॉक्टर साहब से मैं ये कहना चाहूंगा, पहले तो डॉक्टर साहब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छा तज्जिया करते हैं। थैंक यू वेरी मच जी डॉक्टर साहब। बहुत मेहरबानी। सर दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि नवाज शरीफ, ये जरदारी, ये सबको किसने बनाया? अवाम ने ही बनाया ना। तो ये अवाम के बन के तो इतने बड़े लगते हैं कि जी हम पता नहीं क्या बन गए। और दूसरी बात एक मैं ये कहूंगा कि इनको खुदा पाक से डरना चाहिए कि एक एक इंसान का हिसाब होगा रोज़े क़यामत। एक एक इंसान तो अपना अपना इंडिविजुअली देगा, लेकिन इनको पूरी कौम का देना पड़ेगा। कौन भूखा सो गया, कौन बिला वजह मारा गया, सबका इनको हिसाब देना पड़ेगा। तो इनको ठीक है, बहुत शुक्रिया जी सुफियान साहब। कुल्लुकुम राई व कुल्लु मसूलन अन रईयतिही, तुम में से हर एक राई है, निगहबान, और हर एक से उसकी अमाल के हवाले से, उसकी रैयत के हवाले से पूछा जाएगा। बड़ी अच्छी बात की भाई साहब ने। मैं समझता हूँ देखें, मेरे आका मौला फिर मुझे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं। अगर हम उनके इश्क को अमली तौर पर इस्तेमाल करते तो इतने सुरखरू होते, इतने जलील ख्वार न होते जितने अब हम हो रहे हैं। देखें मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने फरमाया कि ये जहान अकबर है और एक इंसान जहान असगर है। पूरा जहान है इंसान, इसीलिए उससे अलग-अलग सवाल जवाब होगा अगले जहान। तो मैं समझता हूँ कि इन लोगों को अगला जहान याद नहीं है, इनको तो ये जहान भी याद नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये दुनिया भी, देखिए जिल्लत और ख्वारी जो है वो क्या चीज़ है। अगर आप सदर हो, वज़ीर आज़म हो, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? अगर लोग तुम्हें गालियाँ निकालते हैं, लोग तुम्हारे खिलाफ बात करते हैं, जिस तरह हमारे दोस्त पे आप बात कर रहे हैं, तो ये बड़ी जाती की बात। डॉक्टर साहब ये ओहदे और ये दौलत, ये सब दुनियावी चीज़ें हैं, दुनिया में रह जानी। असल चीज़ जो है वो अमाल, नेक अमाल, जहाँ पर हिसाब हो रहा है। फिर जो हमने सूरह रहमान की आयत भी तिलावत की, फिर वहाँ पर जन्नत और दोज़ख का भी फैसला होना है, जन्नतियों और दोज़खियों का भी फैसला होना है। जज़ा और सज़ा का मामला इस्लाम में बहुत वाज़ेह है, इस पर भी अमल करना चाहिए। देखिए इस्लाम ये अमेरिका की बात करते हैं, तो अमेरिका के जो पहला सदर था वाशिंगटन, उसको दूसरी बार सदर बनने के लिए कहा गया था, उसने इनकार कर दिया। उसको बादशाह बनाने का भी एक मशवरा आया था, उसने इनकार कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि ये दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं। अमेरिका में भी ऐसी मिसाल है। इब्राहिम लिंकन अमेरिका का सदर था और फिर बुश भी अमेरिका का, फिर ओबामा। और मैं सदर ओबामा को सदर बुश से ज़्यादा जालिम और ज़्यादा झूठा आदमी समझता हूँ। ये मुनाफिक है और मैं समझता हूँ काफिर तो सामने होता है, मुनाफिक तो मुनाफिक होता है। सदर ओबामा मुसलमानों के खिलाफ ज़्यादा मुतहर्रिक है और ज़्यादा मुस्तैद है, इससे बचना चाहिए, जिसका नाम सदर ओबामा है। बिल्कुल सही। आखिरी कॉलर हमारे साथ मुस्तफ़ा साहब हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा साहब।
रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्साम साहब, मैं आपकी और अजमल नियाजी साहब की तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहता हूँ कि ये देखिए कि आपके टेलीविजन, कुछ टेलीविजन चैनल्स, आप तो नहीं, हर वक्त मुशर्रफ साहब को ये टीवी पे लाके उनको ग्लोरीफाई करते हैं। जो शख्स आर्टिकल 6 की वायलेशन की है और जिसके खिलाफ वारंट है, ये एक मीडिया की अजीब और गरीब घनौनी साजिश है कि ग्लोरीफाई करें ऐसी चीजों को। और यही इन्होंने जिस तरह पाकिस्तान में डिवीजन्स और तोड़ फोड़ का सियासतदानों ने और आपकी हुक्मरान जो कोलिशन कार्टेल है, टोला है, उसने शुरू किया हुआ है, इन्होंने भी वही काम किया हुआ है। अब इनकी तमाम तर कोशिश ये है कि इमरान खान और मुस्लिम लीग नूर, नवाज शरीफ, जो कि अब उन्होंने 3 साल के बाद बड़ी सही सियासत शुरू की थी, उनमें जो है वो तोड़ छोड़ जो है उसको इस कदर बढ़ाएं कि पाकिस्तान को नुकसान, ये मीडिया का रोल इस कदर। ठीक मसद, थैंक यू वेरी मच। मीडिया के रोल पर भी हम बात करते हैं और मीडिया का रोल है, और कह रहे हैं कि परवेज मुशर्रफ को क्यों मीडिया पे लाया जाता है। मैं समझता हूं कि अमेरिकी, यूरोपी मीडिया जो है और पाकिस्तानी मीडिया, अब उसमें कोई फर्क नहीं रहा, बल्कि भारतीय मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया एक हो चुका है। अब देखिए आप कि सानिया मिर्जा के लिए कितनी पब्लिसिटी की थी, अब इन्होंने वीना मलिक का चक्कर चलाए हुए। वीना मलिक कौन है, उसका क्यों जिक्र इतना हो रहा है? और कल वो एक मीडिया पे एक सनाब बुच्चा साहब हैं, वो मैं उनको कहता हूँ कि पेश जरूर डाली जाए ताकि उसको सनाब बच्चा ना पढ़ा जाए। आज जबकि वज़ीर आज़म गिलानी को जनरल हमीद गुल ने बच्चा कहा है, उन्होंने कहा कि नेटो सप्लाई का फैसला जो है बचकाना होगा। इसका मतलब यही है कि वज़ीर आज़म गिलानी को बच्चा कहा है उन्होंने, क्योंकि वज़ीर आज़म गिलानी कहते हैं कि मुनव्वर हसन साहब ने यह भी कहा कि मुल्क की क़यादत बच्चों के हवाले ना करें, जब उन्होंने बिलावल भुट्टो से मुलाकात की है। दो हफ्तों में सप्लाई बहाल कर देंगे हम। भाई सप्लाई बहाल क्यों करेंगे 2 हफ्तों में? किससे पूछ कर करोगे तुम? क्या अवाम इसके हक में? तुम अवाम की बात करते हो तो अवाम तो खिलाफ है इस बात के। इसलिए वाज़ेह तौर पर ऐलान करना चाहिए कि नेटो सप्लाई कभी बहाल नहीं होगी, और अगर नेटो सप्लाई बहाल नहीं होगी तो अमेरिका निकलेगा अफगानिस्तान से। ये बहाल करेंगे तो अमेरिका को मुसल्लत करने वाली बात है इस खत्ते में। ठीक है। और चीन और रूस, मैं तो कहता हूँ इनको भी इस दहशतगर्दी की मुहिम में अब शरीक होना चाहिए। एक आखिरी खबर, उसके बाद आपके कॉलम की जानिब हमने बढ़ना है। वो ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से खबर जो हमने डिस्कस की थी वो शामिल करना चाहेंगे। तेज़ाब फेंकने पर 14 साल कैद, 10 लाख जुर्माना। ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ का तरमीमी बिल सेनेट से भी मंजूर। ख़वातीन की ज़बरदस्ती शादी पर 3 से 7 साल कैद, 10 लाख रुपये जुर्माना। विरासत से महरूम रखने पर 5 से 10 साल कैद होगी। कौमी असम्बली पहले ही मंजूरी दे चुकी है। नाशों की बेहुरमती करने वालों को सजाओं से मुतालिक बिल पेश। एसएम जफर ने सेहत और तालीम को विफाक के सुपुर्द करने का बिल पेश किया। हुकूमती अरकान ने गैर आइनी करार दे दिया। ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से जो बिल पेश हो गया है, सजा का तयन कर दिया गया है, इसको आप समझें कि खुशाइंद है। लेकिन पहले कानून मौजूद नहीं है तो उन कानून पर कौन सा अमल होता है? ये कानून गरीबों के लिए है और ये तमाम जलालतें जो हैं वो गरीबों के लिए हैं, अमीरों के। अब देखें वो सिंध के वजीर कानून जो है यहाँ समरो, उनकी बिजली काटी गई है, तो देखें वो किस तरह की जुबान इस्तेमाल कर रहा है बाप के खिलाफ। तो ये कानून जो है वो गरीबों के लिए। और किसी कानून पर बलूचिस्तान में जिंदा तरगोर कर दिया गया लड़कियों को, तो क्या जिंदा तरगोर करने वालों पर कत्ल का मुकदमा जो है चला? सपना खान का मामला भी बहुत अच्छा। ये 2 समूद खोसा जो पहले वज़ीर आला थे हमारे शहबाज शरीफ से, इनके वालिद जो है वो बड़े बावकार आदमी हैं, सरदार जुल्फ़िकार अहमद खोसा। मैं समझता हूँ कि आप नहीं समझते कि जितना भी पावरफुल शख्स कोई भी हो, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए? देखिए इस्लाम में कहता हूँ कि खोसा फैमिली का कोई आदमी अपनी बीवी के साथ इस तरह नहीं कर सकता जो दोस्तों खोसा की तस्वीरें आई हैं सपने के साथ। ये तो लगता है जैसे कोई फिल्मी सीन है, उसमें फिल्मी सीन है और वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इस तरह के आदमी को देखें, मैं बड़ी माजरत से अर्ज करता हूँ कि तमाम तरह ऐसे वाकयात जो हैं, इस तरह के मुजरिमाना वाकयात जो हैं, वो मुस्लिम लीग नून के MNAs और MPs की तरफ से आए हैं। वीना मलिक जैसी ख़वातीन के हवाले से भी आप समझते हैं कोई बिल पास होना चाहिए जो अदाकाराएं हैं जो पाकिस्तान की इज्जत का सौदा करती हैं? खतरा यह है कि दोस्तों खोजा कहीं वीना मलिक से शादी करने की कोई कोशिश न करें। तो इस तरह की बातें मैं समझता हूँ कि सरदार जुल्फ़िकार खोसा कभी दोस्तों खोसा की शादी जो है वो सपने से नहीं कर सकता था। सपने से शादी की, ये शादी नाम है, इसके अलावा जो इनके मामलात हैं वो आप जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। अगर ये शादी होती
तो फिर वो उसकी बीवी होती। ये बीवी की इज्जत करना नहीं जानते। ये फैसला तो डॉक्टर साहब अदालतों ने करना है। हम जो पॉइंट रेज करना चाह रहे हैं वो ये है कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, चाहे वो ताकतवर हो या गरीब हो। और ख़वातीन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ का बिल आ गया है। ख़वातीन के हकूक़, इस्लाम जो है वो आज से 1400 साल पहले ख़वातीन के हकूक़ का ऐलान कर चुका है। ज़रूरत इस अमर की थी कि उन कवानीन पर ही अमल कर लिया जाता, लेकिन आज जो कवानीन मंजूर हुए हैं इन पर भी अमल करना हम सब का, पूरे माशरे की जिम्मेदारी। बढ़ते हैं नवाए वक्त कॉलम की जानिब। लेकिन एक मीडिया से बाल ठाकरे जो इंतहा पसंद हिंदू तंजीम का सरबराह है, उसकी पोती जो है उसने इस्लाम कबूल किया है और एक मुसलमान डॉक्टर से शादी की है। और अमिताभ बच्चन ने कुरान पाक की तिलावत भी करना शुरू कर दिया है, तर्जुमा पढ़ना शुरू कर दिया है। ये बातें दोहराता क्यों नहीं? वीना मलिक के लिए तो कई हफ्तों से प्रोग्राम चल रहे हैं। ठीक है, राइट। ये बिल्कुल दुरुस्त कहा कि हमारा मीडिया जो है उसको एहसास करना चाहिए, बल्कि हमारे मीडिया को शर्म करनी चाहिए कि वो ऐसे प्रोग्राम दे कि जो पाकिस्तान के हवाले से हों, पाकिस्तान की नजरियाती सरहदों के हवाले से हों। राइट। डॉक्टर साहब, आपके कॉलम के हवाले से कुछ बात कर लेते हैं। ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से अभी आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई। आज डॉक्टर साहब का जो कॉलम है इसमें उन्होंने लिखा है शर्मनाक खुशखबरी। और अमेरिका लिखते हैं कि कैसी शर्मनाक खुशखबरी है कि पाकिस्तान की शमसी एयरबेस पर पाकिस्तानी परचम लहरा दिया गया। 10 साल तक जहां अमरीकी परचम लहराता रहा और उसे पाकिस्तानी हुकाम की तरफ से मुसलसल सलामी दी जाती रही, ये सलामी गुलामी की सगी बहन है। शमसी एयरबेस में कोई पाकिस्तानी दाखिल भी नहीं हो सकता था। यहाँ से ड्रोन उड़ते थे और पाकिस्तानी इलाके में बेगुनाह बेखबर पाकिस्तानियों को शहीद करते थे। लफ्ज़ थे मुझे कितनी खुशी हो रही है, मगर खुशी हमारी किस्मत में कहाँ। पाकिस्तान का गैरतमंद मीडिया या अमेरिका की हिदायत पर यह खबर बार बार चलाता रहा कि ड्रोन हमले में 10-20 दहशतगर्द मारे गए। ड्रोन हमले होते रहे और आज 9 साल के बाद शर्मनाक खुशखबरी ये है कि शमसी एयरबेस अमेरिकियों से खाली कराई जा चुकी है। पाकिस्तानी परचम वहाँ पर लहराया। ये खबर जो है क्या ये हमारी गैरत के मुताबिक है? और फिर हम जो गैरत की बात करते हैं तो पाकिस्तान में जो बेगैरत लाबी है उसको बड़ी तकलीफ हो जाती है। ये पाकिस्तान वाहिद मुल्क है दुनिया का जिसमें एक बेगैरत लाबी भी है, और कुछ लोग फख्र से कहते हैं कि मैं बेगैरत लाबी का आदमी हूँ, मीडिया पर कहते हैं आकर। तो ये बड़ी जाती की बात है और मैं समझता हूँ कि ये शर्मनाक है शमसी एयरबेस का मामला। शमसी एयरबेस, और फिर ये देखें ये भी जुबानी मुआहदे के तहत बाकी एयरबेसेस कब खाली होंगे वो देखें, ये भी है वो बाकी। फिर इसमें अस्कर क़यादत को भी कुछ करना चाहिए। अस्कर क़यादत जो है वो भी अंडर जा चुकी है सियासी क़यादत की, क्योंकि सियासी क़यादत की सरपरस्ती जो है वो अमेरिका कर रहा है। तो अब वक्त आ गया है कि ऐसे फैसले किए जाएं। मैं अस्करी क़यादत के सियासत में आने के हक में नहीं हूँ, ना हुकूमत में आने के हक में हूँ, लेकिन ये तो हल्फ उठाया हुआ उन्होंने कि वो सरहदों की खिलाफ वर्जी नहीं होने देंगे और नजरियाती सरहदों की भी खिलाफ वर्जी नहीं होने देंगे। ये अस्करी क़यादत का फरीज़ा है। मैं मोहब्बत करता हूँ जनरल कियानी से, मेरे दिल में जनरल पाशा के लिए भी इज्जत है, वो नवाब वक्तिया है। तो मैं चाहता हूँ कि अब भी जो सफरा की कॉन्फ्रेंस हुई है नाम नहाद, कौमी असम्बली की कॉन्फ्रेंस हुई, पार्लियामेंट की कॉन्फ्रेंस हुई, करारदादों को क्या असर हुआ, APC जहाँ हुई उसका क्या असर हुआ, तो सफ़ीरों की कॉन्फ्रेंस क्या कर लेगी? ये सफ़ीरों की कॉन्फ्रेंस अमेरिका के लिए हो रही है। APC हुई थी उसमें अमेरिका का नाम भी नहीं लिया गया था, तो APC भी अमेरिका ने करवाई थी। ये सारे हथकंडे हैं जो अमेरिका करता है। और सफ़ीरों की कॉन्फ्रेंस में ये बात क्या हक रखती है, क्या हक रखती है हुकूमत कि इसके बदले में वो अमेरिका की नेटो सप्लाई जो है बहाल कर दे? राइट, बिल्कुल बहाल नहीं होनी चाहिए। नाज़रीन, आप बढ़ते हैं आज के नवा वक्त इदारे की जानिब। आज का नवा वक्त इदारे की शमसी एयरबेस से अमरीकियों का इनखला और ईसाफ कमांडर की मोहम्मद एजेंसी जैसा वाकया दोहराने की धमकी। अमरीका के लिए अब कोई नरम गोशा ना रखे और मुल्क की सालमियत के तकाजे निभाएं। इस धमकी को आप किस तरह से देखते हैं? लेकिन मैं समझता हूँ कि एक तरफ तो वो कहते हैं कि ये हमरा गैर इरादी है, तो उसके बाद भी हमले करने के लिए बात करते हैं, तो क्या वो भी हमले गैर इरादी होंगे? गैर इरादी और इरादी हमले में क्या फर्क है? राइट डॉक्टर साहब, मुख्तसर हमारे पास वक्त की कमी, आखिर में एक जुमले में आप अपनी पूरी आज की गुफ्तगू को वाइंड अप करें। मौजूदा सूरत हाल में क्या होना चाहिए? मैं समझता हूँ कि नेटो सप्लाई हमेशा के लिए बंद कर देनी चाहिए और अमेरिका को बिल्कुल आंखों में आंखें डालकर बात करनी चाहिए। बोन कॉन्फ्रेंस में हम नहीं गए तो पूरी दुनिया में हमारा जो है एक नाम है और हमारा जो एहसास है वो ज़्यादा हुआ है। तो मेरी गुजारिश ये है कि अमेरिका हमारा दुश्मन है उसी तरह जिस तरह भारत हमारा दुश्मन है, जिस तरह इसराइल हमारा दुश्मन है। राइट, बिल्कुल सही फरमाया डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच। आप तशरीफ लाए, लेकिन वक्त की कमी एक बार फिर आड़े आई है। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह अगली नशिस्त में बात होगी। डॉक्टर साहब ने फरमाया कि अमेरिका हमारा दुश्मन है उसी तरह जिस तरह से भारत और इसराइल हमारे अजली दुश्मन है। आखिर में फरमान कायद आज़म शामिल करना चाहेंगे
जमहूरियत मुसलमानों के रगोरेशे में पेवस्त है और हमने हमेशा मुसावात, अखवत और इस्तक़लाल को पेश नजर रखा है। इस्लाम में कोई ऐसा मौका महल नहीं है जहां कोई फर्द वाहिद अपनी मनमानी कर सके। इस पर भी जरूर गौर कीजिएगा। शाम रहमान के नुमाइंदे